हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सिस्टम, यानी देखा जाए तो यहाँ पर कोड जो है SOCR 413। यहाँ बुक जो है एमए का विकास का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत, द थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम हर एक विचार पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट पे एनालाइज करेंगे एमए के अंतर्गत। तो इसके लिए जो है हमें चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सिस्टम। यानी यहाँ पर कोड जो है आपका SOCR 413 और किताब जो है विकास का समाजशास्त्र, यानी बुक है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हम यहाँ पर चैप्टर करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत, द थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक बच्चों के लिए जो एमए में सोशियोलॉजी ले रखी हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से। आधुनिकीकरण के उद्देश्य, एजेंडे और मुश्किलों का हमने यहाँ पर जो है एनालाइज करना है, समझना है कि आधुनिकीकरण के उद्देश्य, एजेंटों और मुश्किलों को, यानी द फ्यूचर ऑफ एजेंट एंड द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। देखा जाए तो यहाँ पर इन्हीं बातों पर जो है प्रकाश डाली गई है कि आधुनिकीकरण से भाव राजनीतिक प्रणाली के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैदिक और संस्कृति आदि सब क्षेत्रों में जरूरी परिवर्तन लाना है। आधुनिकीकरण से भाव यही होता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैदिक, संस्कृति आदि सब में जरूरी परिवर्तन लाना है। आधुनिकीकरण से भाव राजनीतिक लचर का बदलते हालातों के अनुकूल बदल देना है। असल में यह बहुत व्यापक शब्द है, जिसमें औद्योगिकरण, मशीनीकरण और शहरीकरण, राजनीति सम्मिलित शिक्षा को जो है बढ़ोतरी, आगे चल संचार तकनीकों को अपनाना और सामाजिक गतिशीलता, प्रति व्यक्ति आमदन में बढ़ोतरी और राष्ट्रीय आमदन में बढ़ोतरी और अपनी एक अलग पहचान आदि। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर कि यहाँ पर राजनीति आधुनिकीकरण से भाव यही होता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैदिक, संस्कृति आदि सब क्षेत्रों में जरूरी परिवर्तन लाना। और इसमें शब्द जो लिए गए हैं औद्योगिकरण, मशीनीकरण, शहरीकरण, राजनीति समेत शिक्षा में बढ़ोतरी, आगे संचार तकनीकों को अपनाना और गतिशील करना, यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप बदलाव देखिए, बदलाव सब चीज़ों शब्दों में है, असल व्यापक शब्द यहाँ पर यूज़ की गई है, जिनके कारण आधुनिकीकरण संभव है। आधुनिकीकरण संभव इसलिए है क्योंकि इसमें औद्योगिक, मशीनीकरण और शहरीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी। जिस देश में शिक्षा का स्तर निम्न स्तर का होगा वो देश कभी भी डेवलपमेंट नहीं करेगा।
कोई भी देश के डेवलपमेंट करने में दो चीज़ों का जो है बहुत घटिया इफेक्ट होता है। एक निम्न किस्म का शिक्षा स्तर और एक करप्शन। अगर ये दो चीज़ों को अगर हम हमारे लिए महत्वपूर्ण बना ले तो वो राज्य, वो देश गरीब होने के पश्चात भी वो पूरे विश्व में नंबर 1 हो जाता है। और भारत में इन्हीं दो चीज़ों पर जो है राजनीति की जाती है। करप्शन जो बड़े बड़े सरकारी एजेंटों में होती है सम्मिलित, और निम्न स्तर की शिक्षा जो हर एक स्कूल में देखने को मिलता है। तो भारत कैसे आधुनिकीकरण के से आगे निकल पाएगा? सिर्फ बोल देने से नहीं होता कि हम आधुनिकीकरण में कर रखे, हमारे शहरीकरण हुआ है, हम बहुत डेवलपमेंट है। शिक्षा का स्तर जब तक उच्च नहीं होगा, जब तक कहते हैं कोई प्राइवेट स्कूल में आप चले जाइए तो टीचर साफ शब्दों में कहते हैं कि बच्चे को हम 6 साल में पहली क्लास में एडमिशन लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि बच्चों को किताब लिखना पढ़ना आना चाहिए। लेकिन वही आप सरकारी स्कूल में चले जाओ, उम्र आपका 5 साल रहेगा, पहली क्लास में एडमिशन कर देंगे, चाहे बच्चों को आता हो चाहे ना आता हो। बच्चे गांव से आए हैं, उनका उम्र 10 साल है, तो उसी के अंतर्गत उनको जो है 5वीं क्लास में एडमिशन ले लेते हैं, चाहे उनको पढ़ने आए चाहे ना आए। और यही करते करते वो 8वीं क्लास तक बहुत आसान तरीक़ों से पहुंच जाते हैं। मैं तो बड़ा अफसोस मनाता हूं कि जब आपको 8वीं क्लास तक बच्चों को डायरेक्ट ही पहुंचाना था तो ये झूठा एग्ज़ाम लेने की जो प्रपंडे हैं वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? इससे अच्छा बच्चों डायरेक्ट 8th क्लास में रख दो। ये एग्ज़ाम लेने की जो दुतरफा खेल है, किस लिए? सरकार को दिखाने के लिए कि हम बच्चों को समझदार बना रहे हैं। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, सबका हालत उसी प्रकार से आपको मिलेगा। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे सामने सब होता है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और ये स्तर अगर शिक्षा का रहा तो जर्नल सी बात है, भारत कभी ग्रोथ नहीं करेगा। इसमें सिर्फ सरकार की जो है सिक्का चल पाएगा, भारत कभी विकास नहीं कर पाएगा। अगर हम आगे पॉइंटों की बात करें तो आधुनिकीकरण के उद्देश्य, आधुनिकीकरण के उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट है, यानी फीचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसी के अंतर्गत पहला पॉइंट आया है औद्योगिकरण, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आधुनिकीकरण के अंतर्गत ही है कि सबसे पहली जरूरी बात औद्योगिकरण के ऊपर विचार करना है। और कम विकसित देशों में आमतौर पर खेतीबाड़ी से लोग गुजर सकते हैं तथा औद्योगिकरण ऊंचा ही नहीं होता। वो कारखाने में बनने वाली चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं तथा इस प्रकार देश का बहुत सारा पैसा बाहर के देशों में चला जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत ही है। भारत में अपने बनाए हुए घर को चीज़ें किसी को पसंद नहीं आता है। इवन कि आप भी देख लीजिए, आपको घर में बना हुआ चीज़ खाने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन रेस्टोरेंट ढाबे की चीज़ें बहुत पसंद आती है। इवन कि चाइनीज़ नूडल्स जो विदेशी सामानों से बनाई जाती है, बड़े हम चाव से खाते हैं। घर के मसाला तो हमें पसंद नहीं आती है, लेकिन जो केमिकल से बना हुआ चीज़ें हम धड़ल्ले से खाते हैं। तो जर्नल सी बात है, विदेशी कारखाना मालामाल हो रही है और हमारा अर्थव्यवस्था कंगाल हो रही है, और इसमें हम लोग ही सबसे बड़े जिम्मेवार हैं। ये बाहरी बातों को मैं नहीं कह सकता, ये हमारे आम जिंदगी में है। आपको पता ही होगा, नूडल जितने भी चीज़ बनाए जाते हैं तरह तरह के केमिकल से बनाए जाते हैं, और उसमें कोई खास चीज़ नहीं मिला जाती है, नेचुरल चीज़ कुछ नहीं होती है, सब के सब रसायन होते हैं। और रसायन आपको तीखा महसूस कराता है, नमकीन कराता है, और आप बड़े चाव से खा रहे होते हो, और बाद में तरह तरह के पेट की बीमारियों से डॉक्टर के पास दौड़ रहे होती हो। तो जर्नल सी बात है, इसमें भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता, सिर्फ दिखावा है। ये सब किताबी बातें हैं। कहते हैं किताबी बातें तो बहुत कुछ लिखी गई है, बड़े बड़े थिंकर्स ने बहुत सोशोलॉजी में बातें, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ सब जो है किताबों में सब बातें लिख सकते थे, वो भी कुछ नहीं कर सके। इवन कि आइंस्टाइन तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने परमाणु बम की जो है खोज किया, लेकिन वो बेचारे भी लाचार हो गए, क्योंकि उनको पता था कि राजनीतिक कुछ चक्र में वो कुछ नहीं कर सकती। एक बार उन्होंने गलती कर दी तो कर दी। उसके पश्चात जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम ब्लास्ट किया गया अमेरिका की तरफ से, कहते वो आजीवन आइंस्टाइन कहते राजनीति से दूर रहें
और समाज सेवक बन गए। क्या करें वो भी, हम भी इसी चाह में होते हैं, हम भी बहुत कुछ बोल रहे होते हैं कि भाई हमारे समाज में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम अगर किसी को बोलने जाएंगे, उल्टे 2 थप्पड़ हमको मारेंगे और हमें भगा देंगे, तो मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहते हैं आज के समय में जिसकी लाठी उसी की भैंस, चाहे वो गलत भी इंसान क्यों ना हो। यही आज संसार का रीति बन गया है, जो सही नहीं है। त्रिपान ऐसे इन बातों को हमेशा खंडन करता है कि जो गलत है वो गलत ही है, और कहीं भी गलत हो रहा है इसमें हमें आवाज़ उठाना चाहिए। हम वो नागरिक नहीं हैं जो हम शांत बैठ जाएं। हम वो नागरिक हैं जो हम अलग हैं दुनिया से। हमारी विचारधारा बदल रही है। हमने अंग्रेज़ों को भगा दिए अपनी सोच विचार रखते हुए, क्योंकि अंग्रेज़ को भागने में, सिर्फ अंग्रेज़ को भगाने में एक व्यक्ति का हाथ नहीं था, हर एक भारतवासियों का हाथ था, जिन्होंने अपनी खून पसीना उनको बताया। तो यही बात यहाँ पर भी आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो है देश के बहुत सारे पैसे जो है बाहर देश में चला जाता है, इसलिए विकसित हो रहे देशों के लिए औद्योगिकरण का बहुत बड़े स्तर पर होना बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात अगली पॉइंट पे अगर हम प्रकाश डालें तो साफ करता है कि तकनीकी तथा मशीनी का प्रयोग, यानी टेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ द मशीन, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज देखा जाए तो बहुत से ऐसे हमने कविता चैप्टर पढ़े हैं जिसमें ये बात कही जाती है कि मशीनों ने इंसानों के हाथ को काट दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। जो काम एक व्यक्ति जो है महीनों में करता है, मशीन चंद सेकंडों में कर देता है। तो जनरल सी बात है, उस व्यक्ति का महीने का जो है काम को जो है मशीन ने लॉस्ट कर दिया। लेकिन इससे ये भी फ़ायदा होता है कि बहुत काम सुचारू और ढंग से होती है। लेकिन आजकल ये सब भी देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं तकनीकी और मशीन का प्रयोग। दूसरी बात, तकनीकी तथा मशीनों का प्रयोग आता है, लोगों ने पुराने ढंग से रहन सहन छोड़कर नए ढंग का रहन सहन अपनाता है। उनका पिछड़ापन तकनीकी तथा मशीनी के द्वारा दूर किया जाता है। अब मशीन जो है हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और आज बदलती आधुनिक युग में ज़रूरत भी है। इसी बात को जो है मिस्टर लूवर इवांस ने बहुत साफ शब्दों में इस बात को जो है जिक्र किया कि सरकार तथा प्राइवेट अदारों सरकम किसी भी आर्थिकता में उसकी तकनीकी स्थिति को सामने रखते हुए लगाते हैं। सरकार की अगर फ़ायदे का पक्ष नहीं है तब और पक्षों के बारे में सोचना होता है। प्राइवेट अदारों केवल नए की तरफ ही ध्यान देते हैं। बात सही है कि सरकार भी जो है नए की तरफ ध्यान देते हैं, पुराने की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल ही नहीं है। प्राथमिक तकनीक का प्रबंध की आर्थिक विकास के एक नाजुक समस्या होती है। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। भारी रकम खराब हो सकती है, भारी रकम जो है खराब हो सकती है और उसकी योजना बनाने और कार्यशीलता के लिए उचित तकनीक पूर्व नहीं होती है। उपयोग लेखक के अनुसार पैसे की कमी और तकनीकी उन्नति के रास्ते में रुकावट बनती है। जनरल सी बात है, आज पैसे नहीं है तो उन्नति कहाँ से? पैसा है तभी आगे रास्ता भी खुलता है। और जब हम दूसरे देशों से कर्जा लेने लग जाएं तो जनरल सी बात है हमारी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाती है। आधुनिकीकरण तब आता है जब लोग गाड़ियों पर सफ़र छोड़कर मेट्रो में तथा स्कूटरों पर घूमना शुरू कर देते हैं। आधुनिकीकरण तब आता है जब लोग गाड़ियों पर सफ़र छोड़कर मोटरों में या स्कूटरों में जो है घूमना शुरू कर देते हैं और कारखानों में काम मशीनों द्वारा होती है और घरों में काम कारों की निपटाने के लिए मशीन आ जाती है। और आज ऐसे ही हुआ है। आज हर क्षेत्र में मशीनों का अपना दबदबा है। आज तो कहते हैं गृहिणी भी जो है मशीनों का इतना उपयोग कर रही है कि उसकी आदी हो गई है और 1000 बीमारी भी पाल लिया है। अब हो ही सकता है। अगली पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें, जो कि आधुनिकीकरण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है, शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए तीसरी बात शहरीकरण ही है। आधुनिकीकरण में देखा जाए तो तीसरी और साफ बात जो है शहरीकरण है। और कम विकसित देशों में लोग ज़्यादा करके गाँव में ही रहते हैं। कम विकसित देशों में लोग जो है ज़्यादातर गाँव में रहते हैं, परंतु देखा जाए तो शहरीकरण की भावना आने के साथ उनका झुकाव शहरों की तरफ हो जाता है। भाव यहाँ पर यही है कि शहरीकरण प्रक्रिया के रूप में लोगों की प्रतिक्रिया शामिल होती है और इसके नतीजे द्वारा लोगों के व्यवहार पैटर्न में तब्दीली आती है तथा नए व्यवहार पैटर्न स्थापित भी होते हैं। परंतु यह प्रतिक्रिया तथा उसके नतीजे भौतिक प्रबंधन में सामने आते हैं और भौतिक प्रसंग से लेखक का भाव इकोलॉजिकल तथा जनसंख्या के कारक है। तो ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है शहरीकरण के अंतर्गत। आगे जो हमारे समक्ष आया है, लोगों का भाग लेना यानी पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल।
यानी लोगों का भाग लेना, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, असली बात लोगों का भाग लेना होता है। उपयोग अनुसार राजनीतिक भाग लेने की विधि को समझने के लिए उस प्रक्रिया के अध्ययन जरूरी है जिस द्वारा लोगों में राजनीतिक में भाग लेने की इच्छा जागती है। आज राजनीतिक इतना गंदा इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर समझदार और उचित व्यक्तियों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज जो सही है, पढ़े लिखे हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आम जनता भी उसको नकार देती है। और जो लोग लालच देते हैं, तरह तरह के प्रपंडे अपनाते हैं, उनको लोग जो है सराहना करते हैं और बाद में जब उनकी रूल रेगुलेशन फेल होती है तो सर पे हाथ धरकर रोते हैं। यही तो भारत की विडंबना है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि लोग शिक्षित नहीं हैं। जिस प्रकार उनका शिक्षा का स्तर होना चाहिए वो शिक्षा का स्तर उनके समक्ष नहीं प्रस्तुत होती है। मेरा तो एक शायद ये विचार है कि शायद ये अनपढ़ बनाए रखने की साजिश है। आप सोचिएगा कैसे। अब मैं यहीं पर एक बात कहता हूँ, राजनीतिक नेता के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट में पढ़ते हैं कि सरकारी में पढ़ते हैं? आपका जवाब होगा प्राइवेट में, क्योंकि पैसे इतने होते हैं तो प्राइवेट में ही पढ़ाएंगे। आखिर क्यों? सरकारी जिनका उन्होंने स्थापना किया और जिसके नाम के वो सिक्का चलाते हैं आम जनता में, तो सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में क्या है? खामियां हैं। सोचिए, विचार कीजिए। कहते हैं बहुत से नेता लोग जो होते हैं स्कूल पे अपने प्रपंडे अपनाते हैं, हमारे स्कूल से बहुत विकसित है, विदेश से लोग निरीक्षण करने आते हैं, देखिए कितने इंटेलिजेंट है, स्मार्ट क्लास है, हर जगह के स्मार्ट है, सभी स्कूलों में लिखा होता है स्मार्ट स्कूल। लेकिन अमीर लोग के, करोड़पति के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? जब उनका जो एजुकेशन सिस्टम बेहतर है तो क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो प्राइवेट की तरफ रुख क्यों करते हैं? और जब प्राइवेट ही उनके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है, प्राइवेट को ही इन्होंने बहुत महत्ता दी होती है, तो वो सरकारी जॉब क्यों करते हैं? बात समझ में आई? उनको चाहिए सरकारी एजुकेशन से दूरी बनाते हैं और प्राइवेट सेक्टरों से वो दूरी बना लेते हैं काम करने में। यही दुनिया का असल है। देखा जाए तो अमीर लोग जो होते हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूल का एजुकेशन सही व्यवस्था में नहीं है। और उनको ये बात पता है कि सरकारी जॉब में उनको ऐशो आराम छुपी हुई है। इसलिए जितने भी लोग होते हैं सबका विचारधारा एक ही होता है कि राजनीतिक में सीट कहीं न से कहीं प्राप्त करूं और आराम से बैठ के अपना जीवन व्यतीत करूं। देखिए राजनीतिक लोगों की कितनी चापलूसी है कि जितने भी सरकारी जॉब वाले हैं उनका पेंशन ख़त्म कर दिए हैं और जो मंत्री लोग हैं उनके पेंशन नहीं ख़त्म की गई। तो हो गई ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यही बात हमारे देश के लिए सबसे बड़ी खतरा है और ये खतरा बनी रहेगी जब तक आम जनता शिक्षित नहीं होगी पूरी तरह से। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ भेजते हो स्कूल और उनका नहीं पता करते कि उनके ज्ञान का स्तर कितना है तो समझ जाइए आपका बच्चा जो है अनपढ़ बन रहा है। आज बच्चों में सिर्फ एक ही रूल रेगुलेशन चलता रहा है, मोबाइल ले लेते हैं बैठ जाते हैं या टीवी चला लेते हैं बैठ जाते हैं आराम से, रात भर टीवी देखते रहते हैं, रात भर मोबाइल चलाते हैं। माँ बाप का कोई फिक्र नहीं रहता, न बच्चों को कोई फिक्र है पढ़ाई लिखाई का। जब पेपर आता है तो नकल वकल करके 8वीं तक तो वो पास हो ही जाते हैं। बात आती है 9th क्लास में तो 9th क्लास में जैसे तैसे जो है निकल ही जाते। प्राइवेट होते हैं तो बच्चे सबको फेल कर देते हैं और जब पैसा दे देते हैं तो सबको पास कर देते हैं। ये तो कहते हैं हमारे समक्ष हुआ है इसलिए ये सच्चाई है, इसको तो मैं झुठला ही नहीं सकता। प्राइवेट वाले भी अपना पैसों के लिए गेम खेलते रहते हैं और ये बड़े बड़े स्कूलों में होती, कोई आम बात नहीं है, सब सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते। राजनीतिक पार्टी तब पैदा होती है जब प्रत्येक को वोट का अधिकार प्राप्त होता है, तो राजनीतिक पार्टी के बनने की खुली छूट प्राप्त होती है। नतीजतः हर ग्रुप अपने हक की पूर्ति के संघर्ष का मौका प्राप्त करता है। यह राजनीतिक जो है शमूलियत ही है जिस द्वारा हर एक को समान लाभों को प्राप्ति होती है। बोला बात यहाँ पर अच्छी है, सबको राजनीति में आने का पुण्य अधिकार है, लेकिन मैं क्या बताऊँ जनता को कौन समझाए कि लालच बुरी बला है। ये समझा के तो मैं बहुत समझा दिया, अब समझ से भी समझ से परे है।
कहते हैं समझ समझ के समझ गए हम लोग, लेकिन फिर भी जनता नहीं समझी, क्योंकि इनको तो लालच ही पसंद है। इनको लालच से कोई हटा नहीं सकता, और हटाएगा भी तो एजुकेशन है। पढ़े लिखे व्यक्ति ही सही फैसला ले सकते हैं, ये मेरा विचार है। कहते हैं अधिक विचारों के अनुसार लोगों को समूलियत बढ़ोतरी होनी चाहिए, पर बढ़ोतरी की हालतों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। ये पाई ने अपने शब्दों में कहा था, और पाई ने इसको दूसरी बात भी कही जो इंग्लिश में बताया, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट व्यू पॉलिटिकल डेवलपमेंट डाई एंटेल सम डिग्रीज ऑफ एक्सपेंडेड पॉपुलर पार्टिसिपेशन पुट इट इज इंपॉर्टेंट टू डिग्रेडेशन अमंग द कंडीशन ऑफ सच एक्सपेंसेस। अगली पॉइंट की तरफ अगर हम रुख करें तो सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामाजिक गतिशीलता राजनीतिक आधुनिकीकरण दौरान अगली बात सामाजिक गतिशीलता की आती है। यानी उद्देश्य के अंतर्गत अगली पॉइंट जो है हमारा सामाजिक गतिशीलता की है, जहाँ पर लोगों का जीवन पहले खड़े रहने स्टैटिक की अवस्था में होती है, जब वह खुले जीवन में नए नए कार्य अपनाते हैं। और नए कार्य अपनाना नए लोगों की पहचान होती है, और इन कारण से नई नई संभावना भी बनते हैं, और उनके जीवन में एक प्रकार की गतिशीलता आती है जिसको गांव से लाभ महसूस नहीं होते हैं। वो शहर में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, और जो शहर में नौकरी करते हैं वो विदेशों में नौकरी करने चले जाते हैं। जिसको नौकरी पसंद नहीं आती है वो छोड़कर कोई और नौकरी कर लेते हैं। लोग घर के अंदर ही मन बहलाव न ढूंढकर बाहर मन बहलाने के लिए निकालते हैं, इसके लिए क्लब आदि भी जाते हैं। तो जर्नल सी बात है, लोगों को अपने घर की चीज़ें कभी पसंद नहीं आती हैं। और इसी बात को मार्कस ने साफ शब्दों में कहा था कि परंपरागत समाज मुकाबलत खड़े रहने या स्टैटिक होने की अवस्था में होते हैं, पर इसका यह भाव नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही कोई तब्दीली नहीं होती है। तब्दीली तब होती है जब उस पर बहुत ही धीमी रफ्तार से या गतिशील इस रफ्तार को तेज करती है। यानी बहुत ही धीमी रफ्तार से होती है और गतिशीलता इस रफ्तार को तेज कर देती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताई गई। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल यूनिटी, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय एकता। कहते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता का होना जरूरी है, और कम विकसित देशों में इसकी कमी होती ही है। राष्ट्रीय पहचान यानी नेशनल आइडेंटिटी का होना जरूरी है, और मार्क्स के अनुसार राष्ट्रीय एकता की भावना अलग पश्चिमी समाजों को एकता एवं निरंतरता प्रदान करती है। अंत में नतीजे द्वारा वह अंदर के तनाव झगड़े पर काबू पाने के योग्य हो जाते हैं। विकसित हो रहे यही मार्ग अपनाने चाहिए, और इस प्रकार वह धर्म, जाति, भाषा आदि झगड़े से ऊपर उठ सकेंगे। यानी राष्ट्रीय एकता काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वह धर्म, जाति, भाषा आदि झगड़े से ऊपर उठने के लिए राष्ट्रीय एकता की मार्ग ही उनको मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है आप एक राष्ट्र के हो, एक राष्ट्र के लिए भावना रखो। कहते हैं धर्म, जाति, भाषा वो आपके घर में होना चाहिए, वहाँ पर प्रयोग कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हम एक राष्ट्र के हैं। आगे है शिक्षा में वृद्धि। जैसे मैं सदैव ही कहता हूँ शिक्षा का स्तर, इंक्रीजिंग ऑफ एजुकेशन, जो मैं कहते कहते दुखी हो गया हूँ। कहते अगली बात राजनीतिक आधुनिकीकरण में शिक्षा में वृद्धि करना है। शिक्षा को सिर्फ कागजी बातों पर नहीं लिया जाए कि परसेंटेज इतना प्रतिशत हमारे शिक्षित बढ़ गए हैं। ज़मीनी हकीकत का जो है अध्ययन करने की ज़रूरत है। आज देखा जाए तो भारत में फर्जी काम धड़ल्ले से होता है, और सारे एनालाइज जो होते हैं गलत होते हैं। तो सरकार आंख बंद करके उनकी एनालिसिस को जो है समझ लेती है कि हमारा शिक्षा स्तर उच्च हो गया है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पे आप जाइएगा तब समझ में आएगा कि शिक्षा में क्या वृद्धि हुई है और क्या वृद्धि नहीं हुई है। शिक्षा के प्रबंधन का न होना पश्चिमी देशों के अंदर गरीबी, बेकारी और पिछड़ेपन को जन्म देती है, और ये सबसे अधिक भारत में है। भारत पिछड़े देशों के अंदर आती है। गरीबी यहाँ पर 50% से ऊपर है। बेकारी, बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि बोलना जाना संभव नहीं है, और पिछड़ेपन तो इतना है जिसका एनालाइज करना संभव नहीं है।
और भी अनेक समस्या पैदा होती है, जैसे कॉलेज शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। श्रीनिवासन तथा साथियों की वैज्ञानिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। अब मैं कितना कहूँ कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर उस स्तर पे नहीं है जो होना चाहिए। इसी बात को जो है इवांस ने भी अपने शब्दों में कहा था कि यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि शिक्षा के साथ विज्ञान की शिक्षा तथा बहुत सारी तकनीकी क्रियाओं में सिलसिलाई को बहुत सारे स्तरों पर उस प्रकार विकसित के लिए ज़रूरी है जो कि बहुत से देशों ने राष्ट्रीय उद्देश्य द्वारा नियम किया हुआ है। अब देखिए शिक्षा का स्तर निम्न क्यों है। अगर आज के समय में देखें तो आज प्रशासन राज्य है। कई यूटी में देखिए प्रशासन राज्य है जहाँ पर प्रशासन फैसला लेती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, जाना, समझा कि जिस बच्चे को मेडिकल की बहुत चाह थी, मेडिकल लेने की सपना थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, स्टैंडर्ड बेसिक बना दी। अब स्कूल वाले ने स्टैंडर्ड दिया नहीं तो बच्चों को मेडिकल में एडमिशन मिला नहीं, और मिलने की चांसेस थी तो उनको ये बोला गया कि आपको मैथ में 50% चाहिए। दोस्तों ये कौन सा रूल रेगुलेशन है। कभी कभी बच्चा बीमार भी तो हो सकता है, कभी कोई बीमारी से ग्रस्त भी हो सकता है और पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाया हो, तो इसका मतलब क्या उसका जो सपना था लेने का, क्या वो लेने का अधिकार नहीं है। क्या आपके नियम और रूल रेगुलेशन में बच्चे का जो है किस्मत दबते रहेंगे हमेशा। हर जगह आप अपना सिक्का चलाने की कोशिश करते हो, हर जगह रूल रेगुलेशन बदलने की कोशिश करते हो। आखिर क्या पहले क्या बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था जो सीबीएसई की किताब इतने मोटी मोटी हुआ करते थे। क्या आज के समय के बच्चों का क्या दिमाग सॉफ्ट हो गया है, चीज़ की तरह हो गई है कि किताब देखिए बिल्कुल पतला कर दिया गया है, हर एक सिलेबस में 1-2 टॉपिक हटा दिया, एक टॉपिक रख दिया गया है। अरे बच्चे करें तो क्या करें। क्या बच्चे कितने कमज़ोर हो गए मानसिकता उनकी। अब पहले के समय में क्या बच्चे इतने तेज़ थे, जबकि आज के समय में बच्चों को सशक्त बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। आज हर तरह से बच्चों के लिए सुविधाएं भरा पड़ा है, तो आप आज ही बच्चों की सुविधाओं को नष्ट कर दिया। समझिए, विचार कीजिए कि हमारे देश का शिक्षा स्तर कैसा है और कैसा प्रशासन शिक्षा स्तर बना रहा है। कहते हैं इसमें एनालाइज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है डिबेट सिर्फ टाइम पास के लिए होता है टीवीओं में। यहाँ पर सच्चाई मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है। अगली पॉइंट की तरफ अगर हम रुख करें, उससे पहले अगले पॉइंट देखें, लेकिन यहाँ पर जो है इवांस ने अपने शब्द जो इंग्लिश में व्यक्त किया था, इट सीम टू बी क्लियर दैट एजुकेशन इंक्लूडिंग एजुकेशन इन साइंस and training in the many technique operation at many level are still to the kind of development which most countries have to be set as a national goals. This is the most important definition for the events is given here. आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सहयोग प्रशासक यानी एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए बात फिर से वही आ गया, मैंने कहा ना कि सब प्रशासन की जो है खेलगुजारी है, और अगला पॉइंट भी यही आ गया कि एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटर। इवांस इस बात पर भी जोर दिया है कि देश के आधुनिकीकरण के लिए सुयोग प्रशासकों की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे देश में जो है सुयोग प्रशासक है ही नहीं। सिर्फ अपना सिक्का और अपना मतलब और अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, चाहे उनके रीति रिवाज घटिया क्यों ना हो। और यह काम भी शिक्षा द्वारा ही होती है, यह काम भी शिक्षा द्वारा ही होती है। सुयोग प्रशासक ही आधुनिकीकरण के संबंध में आरंभ किए गए प्रोग्राम को पूरा कर सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सुयोग यानी जो है सुयोग्य प्रशासन होना बहुत ज़रूरी है। और प्रशासन कभी दिल से फैसला ना ले, जिज्ञासाहीन फैसला ना ले, हमेशा फैसले को जो है एनालाइज करें और समझने की कोशिश करें कि इससे क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। कहते हैं कंप्यूटराइज हर चीज़ को बना देना सक्षम नहीं है, क्योंकि हम आधुनिक युग में इतने भी नहीं गए हैं और हम इतने भी विकसित नहीं हैं। हमारे देश जिसमें हम 50% गरीबी रेखा नीचे से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, वहाँ पर जो है कंप्यूटराइज करना हर चीज़ों को सही नहीं है। मैं यही कहता हूँ जिसका जो सपना है, जो बढ़ने का आगे हौसला है, उनको वो चीज़ मिलना चाहिए जो पहले होता था। मेडिकल में मैंने देखा है एडमिशन जब लेते हैं तो सारे अच्छे परसेंटेज वाले सारे मेडिकल में भर जाते हैं, लेकिन जैसे ही 1 महीना क्लास लगता है सब मेडिकल छोड़ के दूसरे स्ट्रीम में चले जाते हैं और मेडिकल क्लास 0 हो जाता है। और जिनकी शौक़ होता है लेने के, जो दिल से मेहनत करना चाहते हैं आगे, जो किसी कारण बस अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सके 10th क्लास में, उनको मेडिकल मिलता ही नहीं, उनको आर्ट्स लेना पड़ जाता है। फिर हो गया ना, जब ऐसा सिस्टम प्रशासन करेगा तो अच्छा डॉक्टर कहाँ से बन पाएगा। आजकल डॉक्टर भी
किताबी कीड़े होते हैं वो भी देखिए, जब भी कोई दवाई लिखवाने जाइए मोबाइल से रिसर्च करते हैं कि भाई बंदा ने कौन कौन बीमारी बोला है, इसका दवाई क्या होगा। तभी तो हमारे देश में बीमारी बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर मान लीजिए भारत में अगर कहते हैं हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हम मानते हैं, सरकार यही कहती है कि हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा है कि हम पूरे देश को फेल कर दिए। लेकिन जब बड़ा बड़ा जो मंत्री लोग बीमार होते हैं तो अमेरिका के रुख क्यों करते हैं, अमेरिका में इलाज कराने क्यों जाते हैं? क्यों भारत पे विश्वास नहीं है? जो स्वास्थ्य उन्होंने बनाया है, जो स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर बनाए हैं, क्या उन पर विश्वास नहीं होता उनको? वो सिर्फ आम गरीबों के लिए खून चूसने के लिए बनाया है। फिर अमेरिका इलाज क्यों करने जाते हैं? विदेश में क्यों जाते हो? अपने क्लिनिक में इलाज करवाओ ना, तब मैं मानूँ कि आपका स्वास्थ्य सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको भी पता है कि हमारे देश में तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट होते हैं, अनपढ़ लोग भी जाके बैठ जाते हैं पैसे के दम पे, और जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं उनको सीट ही नहीं मिलता है, वो सीट के लिए तरसते रह जाते हैं। जब उनको कोई मौका नहीं मिलता तो छोटा मोटा जो है प्रैक्टिस करने वाले क्लिनिक खोल लेते हैं, छोटा मोटा, क्योंकि उनको तो मौका ही नहीं दिया। आज देखिए पैसे वाला ही मेडिकल में जा सकता है, पैसे वाला ही डॉक्टरी पढ़ाई कर सकता है, आम गरीब बच्चों से ये 100 किलोमीटर दूर है। आज जो पढ़ना चाहता है, जिसको इंटरेस्ट है, सरकार उसको अलग कर देती है, भाई तुम्हें पढ़ने लायक नहीं हो, इसमें तो हमारे बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े बच्चे आगे बढ़ेंगे। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, तभी प्रशासन को जो है इन बातों पर जोर देने की ज़रूरत है और यहाँ पर अच्छे प्रशासन करने की ज़रूरत है। इसलिए सुयोग्य प्रशासन होना काफ़ी महत्वपूर्ण है हर क्षेत्र में। उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रति जीव आमदन में बढ़ोतरी, पर कैपिटल इनकम, जो कि भारत में बहुत कम है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के दौरान लोगों को प्रति जीवन आमदन में भी बढ़ोतरी होनी जरूरी है। यह आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, उत्पादन में वृद्धि करनी बहुत वही द्वारा होगी। जनरल सी बात है, अगर हम प्रति जीवन यानी पर कैपिटल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो यह आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के कारण भी होगा, लेकिन इसके लिए लोगों को समझदार बनना पड़ेगा। प्रति जीव आमदन में बढ़ोतरी देश की उन्नति का चिन्ह बनता है, लेकिन भारत में देखा जाए तो जीडीपी का स्तर बहुत ही निम्न कैटेगरी का है और कई राज्य जो हैं जीडीपी के भी नीचे ग्रोथ कर रहे हैं। जो मैंने एनालाइज किया था पिछला, जब मैंने चैप्टर करवाया था तो उसमें हमने बहुत बारीकी से बात किया था प्लस 2 वालों के चैप्टरों में, ठीक है, क्योंकि आप भी रिसर्च करके देख सकते हो। और भारत और दुनिया के दूसरे देशों के जीडीपी के अंतर्गत कि भारत की स्थिति किस कंडीशन का है, और राज्य के कंडीशन देखोगे तो और भी आपको बुरा दिखेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत के जो है आमदनी की बढ़ोतरी जैसे चिन्ह बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो ज़बरदस्त अफसरशाही या स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी। देखिए अफसरशाही की बात किया गया तो कहते हैं ना, अफसरशाही भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आज ज़बरदस्त अफसरशाही और ब्यूरोक्रेसी की मांग भी करती है, जो विकसित हो रहे देशों की प्रशासकीय जरूरतों को पूरा कर सके। देश के अंदर विकास के पक्ष में कई तरह के नए कानून बनाए जाते हैं, जिसके लागू करना बहुत ज़रूरी होता है। लागू करने के उपरांत लाभों की प्राप्ति भी होती है, तब उपरांत प्रशासक ही इस काम को पूरा तरह से जो है सिरे चढ़ा सकता है। और आधुनिकीकरण विकास के बिना ये संभव नहीं है। कहते हैं आधुनिकीकरण विकास के अंतर्गत ही ये बातें सब संभव हो सकती है। यदि अगले पॉइंट की बात करें तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक प्रणाली तथा बाहरी राजनीतिक प्रणाली के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन टू पॉलिटिकल सिस्टम ऑन आउटसाइड पॉलिटिकल सिस्टम। कहते हैं लोग अपनी राजनीतिक प्रणाली तथा बाहरी राजनीतिक प्रणाली के बीच संबंधों के बारे में जागरूक हों। देखिए जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे अच्छा प्रशासन नहीं हो सकता। वह इन संबंधों को सामने रखते हुए कोई गलत काम न करे, और परंपरा सहयोग से ज़्यादा उन्नति होती है। परंपरा और सहयोग से ज़्यादा उन्नति होती है और वो आपसे जो है लड़ाई से बचा रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगली पॉइंट की बात करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्षमता को बढ़ाना, इंक्रीजिंग ऑफ कैपेसिटी। राजनीतिक प्रणाली की अपनी सामर्थ्य यानी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, जो देश के प्राकृतिक तथा मानवीय साधनों से पूरा लाभ उठा सके और वह सामने आने वाले चैलेंजों को सामना कर सके। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। आगे जो हमारा टॉपिक आया है राजनीतिक आधुनिकीकरण की मुश्किलें यानी प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट हमारे समक्ष यही आता है
कि पुराने परंपराओं को ख़त्म करना, डूइंग अवे विद द ओल्ड ट्रेडिशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आधुनिकरण में पहली मुश्किल यह है कि लोग परंपरावादी होते हैं और उनके लिए पुराने परंपरा छोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए पुराने परंपरा ख़त्म करना ज़रूरी होता है। लेकिन यह त्रिपाण स्टडी सेंटर ये बात नहीं कहता है, हमें पुराने चीज़ों के साथ जो है आधुनिक परंपराओं को भी लेके चलने की ज़रूरत है, तभी भारत भारत कहलाएगा। क्योंकि पुराने चीज़ों में बहुत कुछ अच्छी बातें छुपी हुई होती हैं और ये ज़रूरी भी है, लेकिन फिर भी पुराने परंपराओं को ख़त्म करना ज़रूरी, क्योंकि बहुत सी ऐसी पुरानी परंपरा है जो हमारे देश को जो है दीमक की तरह खोखला कर रहा है। अगली बात करें सेकुलर विचार लोगों में भरने, यानी गिविंग टू द सेकुलर व्यू ऑफ द पीपल। दूसरी मुश्किल यह है कि लोग जात, धर्म, बिरादरी आदि में ज़्यादा फंसे होते हैं। भारत में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग जात, धर्म, बिरादरी आदि में फंसे हैं। सरकार को गलत किस्म की भावनाओं को दूर करके जो है सेकुलर विचार लोगों में भरने चाहिए, जिससे देश के लोग सांप्रदायिकता अंदर फंस रहते हैं, वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पर कहूँ कि सरकार को ये समझाना चाहिए ये बहुत बड़ी गलत होगी, क्योंकि सरकार ही तो सांप्रदायिक दंगा फसाद करवाती है अपनी इलेक्शन में विजय हासिल करने के लिए, क्योंकि इससे उनको सहानुभूति जताने का मौका मिल जाता है। और यहाँ लिखा हो कि सरकार को गलत किस्म की भावनाओं को दूर करके सेकुलर विचार लोगों में भरना चाहिए, लेकिन वो तो भरने वाला काम तो कभी करते नहीं है, वो तो तोड़ने वाला काम करते हैं। आप न्यूज़ ही देख लिया कीजिए, कहीं कोई घटना घटता है ना तो सबके अपने विचारधारा होती है, कोई तसल्ली दे रहा होता है, कोई राजनीतिक पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है। तो मेरा तो विचार यही है कि सांप्रदायिक दंगा फसाद का सबसे बड़ा जड़ जो है राजनीतिक कारक ही है, राजनीतिक में ही यही सब होती है। और दोस्त ऐसा अगर होता रहा तो जर्नल सी बात है वह देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है लोगों को तेज़ी से आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार करना। ये भी बहुत बड़ी ज़रूरी बात है कि जैसा परिवर्तन देखने को मिलता है तो लोगों में भी परिवर्तन होना चाहिए, यानी प्रिपेयरिंग ऑफ पीपल फॉर स्पीडली चेंजेस। तीसरी मुश्किल यह है कि आधुनिक के अधीन कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं और यह आते भी बहुत तेज़ी से हैं और लोगों को इनके अनुकूल ढलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह विरोधी करते हैं और इस विरोध को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो लोगों में आने वाले परिवर्तन के लिए पहले ही तैयार करना ये शुभ विचार है। अगली पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है, लोग विचारधारा का विरोध करते हैं। जर्नल सी बात है, लोग विचारधाराओं का विरोध करते हैं, जो अच्छी बातें होते हैं उनका कोई अनुसरण नहीं करता। पीपल आर द अगेंस्ट अडॉप्टेड आइडियोलॉजी। चौथी मुश्किल यह है कि कई बार लोगों को राजनीतिक नेता द्वारा पेश की गई विचारधारा के साथ ही मतभेद भी होता है। जनरल सी बात है, जब मतभेद वाली बातें की जाएगी तो जनरल सी मतभेद ही होगी। अब देखिए पार्टी भी सिर्फ अपने धर्म की जो है गुणगान कर रहा होता है, तो ऐसे पार्टियों को जिता के क्या फ़ायदा जो एक धर्म के बारे में बात करते हों। आपको पता ही होगा कि भारत जो है सेकुलरिज्म है, यानी भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। और जो मंत्री लोग एक ही धर्म का प्रायोरिटी देने लग जाएं तो जर्नल सी बात है ऐसे विचारधारा नेताओं को कैसे हम आइडियोलॉजी बना लें, कैसे हम आदर्श बना लें, जिस कारण उसके अंदर भारी विरोध का अंश जन्म ले लेता है। और ये अंश तो लेना स्वाभाविक बात है। कहते हैं भारत में इलेक्शन होती है तो सिर्फ एक धर्म के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सभी धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सबके नेता चाहे जिस मर्जी धर्म से बिलोंग करते हों, अगर उनके विचारधारा अच्छे होते तो उनको वोट देते हैं। लेकिन जब ये नेता बन जाते हैं, जब राजनीति में चले जाते हैं, तब वो उसी धर्म के प्रति जो है अपनी जो है निष्ठा के जगह पर उनके जो है गलत भावनाओं जो है लोगों में पेश करते हैं, जो गलत है। इसलिए नई नीति अपनाने से पहले उसको लोगों के अंदर प्यार पैदा करना जरूरी है। और लोगों के अंदर प्यार पैदा करने की सबसे पहले ज़रूरत तो ये है कि जो राजनीतिक नेता है उनको देश के संविधान को समझाना है। अगर राजनीतिक नेता जो है देश के संविधान को समझ लेते हैं और ये बात समझ लेते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो शायद आम लोगों को समझने में देर नहीं होगी। और प्रचार के द्वारा अच्छे पक्ष की नीति बताए जाने चाहिए, लेकिन प्रचार में देखा जाए तो एक दूसरे की वो बुराई ही बता रहे होते हैं, जो कि सत्य भी नहीं होता। असमानता का भाव होना चाहिए, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी। पांचवी मुश्किल यह है कि परंपरा समाज में ऊंच नीच असमानता के भाव मौजूद होते हैं, जिनको दूर करने में मुश्किलें आती ही है। आधुनिकीकरण तब पूरा होता है जब समानता की भावना आए, तभी आधुनिकीकरण का जो है वास्तविक अर्थ समझ में आता है।
लेकिन देखा जाए तो असमानता लाने के लिए अच्छी माहौल पैदा किया जाए। समानता लाने के लिए माहौल जो हो वो अच्छा होना भी ज़रूरी होता है। पर राजनीतिक पक्ष का विकास धीरे हो रहा होता है। तो कहते हैं बहुत ही अलग बात यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर अगली पॉइंट की बात करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक विकास का पीछे रहना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ नेग्लेक्टिव। अगली मुश्किल यह है कि कई बार आधुनिकीकरण को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति द्वारा लाने में यत्न किए जाते हैं, पर राजनीतिक पक्ष का विकास पीछे रह जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो भारत में अनपढ़ता है, जो कि हमारा अगला पॉइंट है, लिटरेसी, अनपढ़ता। एक अन्य नई मुश्किल यह है कि लोगों को अनपढ़ता भी आधुनिकीकरण के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर लोग अनपढ़ होंगे तब आधुनिकीकरण के रास्ते में रुकावट करेंगे ही करेंगे, और यही भारत में हो रहा है। तो भारत, क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ डेवलपमेंट कंट्री रहती? सिर्फ ये अंडर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्यों नहीं है? कारण क्या है? अनपढ़ता। और सरकार अगर आपको ये दिखा रही है, अगर आप रिसर्च करते हो, अगर अच्छा एजुकेशन दिखा रही है, तो समझिए सब गलत है। भारत में एजुकेशन का जो स्तर है वो गिरा हुआ है। और कोई देश में देखिए एजुकेशन के नाते वो लोग कितने इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी हैं कि हम तो पढ़ने में इतना स्कूलों को सुधार दिए, इतना हेल्थ सेंटर को सुधार दिए, इसलिए हमारा देश बहुत ही चकाचक है। लेकिन जाके देखिए वहाँ की ज़मीनी हकीकत आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। अगला पॉइंट जो आया है हमारे समक्ष बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, आधुनिकीकरण के एजेंट। काफ़ी महत्वपूर्ण एजेंट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट यही आता है कि राजनीतिक पार्टियां, इन पॉलिटिकल पार्टीज़। सबसे पहले इसके संबंध में लोकतंत्र होने की सूरत में राजनीतिक पार्टी का नाम लिया जाता है, और यह लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी देती है तथा उन्हें राष्ट्रीय भावना भी भरती है। देखिए, कहते हैं एक अच्छा पार्टी का यही दायित्व होती है कि वो जनता में और राजनीतिक शिक्षा अच्छी देते हैं, उनकी राष्ट्रीय भावना भरते हैं सभी लोगों में। लेकिन कहते हैं अगर अच्छे राष्ट्र में अच्छे नेता हों तो ना। उसके पश्चात अगर हम एजेंट की बात करें तो संचार साधन है। संचार साधन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है इन क्षेत्रों में। संचार साधनों का भी आधुनिकीकरण में बहुत बड़ी योगदान होती है। संचार साधनों का विकास भी आधुनिकीकरण लाने वाला महत्वपूर्ण एजेंट होता है। श्रीनिवासन द्वारा साथियों के अनुसार आधुनिक संचार प्रणाली कई स्तरों पर क्रियाशील होते हैं। पहला, बहुत ज़्यादा जो संगठित स्पष्ट संरचना वाला मास मीडिया पहले स्तर पर आता है। मास मीडिया जो है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर गैर रस्मी संचार है, और कहते हैं आम प्रचार के साधनों को एकीकृत किया जाता है तथा उनके पेशेवराना रूप लिया जाता है, और उसको या तो उन कदारों कीमतों पर चलाया जाता है जो राजनीतिक नेताओं के दी होने पर उसके स्वतंत्र रखा जा सकता है। देखिए, ये बात त्रिपान स्टडी सेंटर भी कहता है कि मीडिया हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए और किसी का पक्षधर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अफसोस मनाता हूँ तब जब देश के बड़े बड़े लोग जब किसी एक ही न्यूज़ चैनल के वर्षगांठ पे जाए तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ तो यही निकलता है कि वो न्यूज़ चैनल उसी की ही तारीफ़ करते हैं, उसी के ही गुणगान गाते हैं। ये भारत में अक्सर देखने को मिलता है कि सामान्य लोग, बड़े बड़े नेता एक ही न्यूज़ चैनल पर जाते हैं उसका उद्घाटन करने के लिए या उनके सालगिरह पर। क्यों? क्योंकि उनसे उनको ममता होगी या उनसे कुछ फ़ायदा होगा, और ये भारत में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का मीडिया जो है स्वतंत्र नहीं है। आप न्यूज़ पे ही देख लीजिए, कहते हैं कि हम जाति धर्म हमें बोलना नहीं चाहिए, किसी को धर्म के बारे में हमें बोलने की इजाज़त नहीं है, वो भी मीडिया पे। लेकिन न्यूज़ वाले देखिए, वो कभी भी बातें करते हैं उनके पिछड़ी जाति के वहाँ वोट अधिक मिलते हैं, वहाँ मुस्लिम कैटेगरी के वोट अधिक मिलते हैं, वहाँ पर गुज्जर लोग अधिक रहते हैं, वहाँ आदिवासी का रहता है, वहाँ पर यादव बहुत वोट मिलते हैं। अरे क्या धर्म के नाम पे आप वोटिंग मांग रहे हो सभी से? ये नहीं कह सकते भारत के नागरिक हैं, ये समझदार हैं, ये वोटिंग करेंगे अपने नेता को जो सही होंगे। तो न्यूज़ वाले भी हो गए ना उसी टाइप की। न्यूज़ हमेशा पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी एक सरकार की गुणगान नहीं गाना चाहिए। कई न्यूज़ तो ऐसे हैं जो एक ही नेता के पीछे पड़े रहते हैं हाथ धो के। तो कैसे मैं कहूँ कि मास मीडिया कम्युनिकेशन सेक्टर आज़ाद है? ये महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर हमारा मास जो है, ये कहते हैं अगर मीडिया अगर स्वतंत्र है तभी देश प्रगति है, क्योंकि मीडिया जो है जनता
को आईना दिखाती है, सरकार को आईना दिखाती है, जनता को भी दिखाती है, सरकार को भी दिखाती है और वास्तविक हकीकत से परिचित कराती है। आम जनता के जो बात सुनती है वो मीडिया है। सरकार सुने चाहे ना सुने, लेकिन मीडिया ज़रूर सुनती है। तो मीडिया हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए, तभी कोई देश आज़ाद हो सकता है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष नेता। अब नेता भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, यानी लीडर। देखा जाए तो आधुनिकरण का साधन नेता भी हैं। आधुनिकरण का साधन जो है नेता भी हैं। नेता लोग भी अपने प्रचार के द्वारा आधुनिकरण लाते हैं और इस संबंध में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय आदि का उदाहरण भी दी जा सकती है। जनरल सी बात है, नेताओं ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, इसका हम नकार नहीं सकते। राजा राम मोहन राय ने, आपको पता ही होगा, सती प्रथा जो हमारे समाज का सबसे कुप्रथा थी, उनके कहने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने जो है इसको अवैध घोषित कर दिया। बेशक अंग्रेज को यहाँ से भागना पड़ा, लेकिन ये अंग्रेज के कारण ही संभव हुआ। अगर अंग्रेज शायद नहीं होते तो भारत में जो सती प्रथा की जो रीति चलती आ रही थी वो शायद ख़त्म नहीं होता। और महात्मा गांधी की विचारधाराओं के कारण जो पिछड़ी जाति थी उनको आज सम्मान के जो है कसौटियों पर नहीं बैठ पाती। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शिता के कारण देश आज एक नहीं हो पाता, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे देश में एकता लाने में। लेकिन आजकल के नेता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के फिराक में लगे रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगली अगर बात हम करें पॉइंट की, तो क्रांतिकारी नेता, रिवोल्यूशनरी लीडर्स। क्रांतिकारी नेताओं भी आधुनिकरण लाने में जो भूमिका निभाते हैं, उनको मुश्किलों की ज़रूरत आती है पर उनको प्रभाव नहीं करते। कहते हैं जो अच्छे नेता होते हैं वो आधुनिकरण नेताएं होते हैं, जो क्रांतिकारी लाते हैं हमारे समाज में, और उनको हर तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनको जो है अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसे नेताओं को मैं सलाम करता हूं जो देश को महान बनाते हैं। यदि तुर्की का आधुनिकरण हुआ है तो इसका ताज कमाल तथा तुर्क के सिरे पर है, क्योंकि ऐसे नेता हमेशा आधुनिकरण को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए भारत का यहाँ नाम नहीं आया, यहाँ कमाल और तथा तुर्क के आया, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी नेताओं के कारण देश चरम सीमा पे पहुंचा। लेकिन भारत में क्या है, भारत में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रावधान है। कोई इंडिया नाम की पार्टी बनाता है तो कोई भारत जो इंडिया को ही चेंज नाम कर देता है, भारत कर देते हैं। तो कैसे बनेगा बात, कैसे बात बनेगा हमारे देश में? हमारे देश में तो कहते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग अवसर के तलाश में रहते हैं, मौके के तलाश में रहते हैं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। अरे ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं चलता है राजनीति। राजनीतिक में प्रत्येक व्यक्तियों की बोलने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्तियों को आगे आने का अधिकार है। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरे की बातों पर मत ध्यान दो, दूसरे की बातों से कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं दूसरे की बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो स्वयं ही अच्छे हो, तो डरते क्यों हो? अगली बात करें फौज। फौज तो आपको पता है कि देश का सुरक्षा गार्ड है। आधुनिकरण के संबंध में फौज भी बहुत ही सहायक होती है। कई देशों में तो फौजी सरकार ही स्थापित हो जाती है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में फौजी सरकार है, म्यांमार ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर फौजी सरकार होती है, जो लोगों पर थोड़ी बहुत सख्ती करके आधुनिकरण की तरफ ले जाती है। श्री वासन और साथियों के अनुसार संचार के कम विकसित देशों को जो है हथियारबंद फौज बहुत ही ज़्यादा महत्व वाली और सामाजिक और राजनीतिक संस्था सिद्ध होती है। वास्तव में ये परिवर्तन के अधीन समाज का वातावरण भी होता है जो फौज के रोल को निश्चित करता है। तो जनरल सी बात है, फौज को जो है इन्हीं चीज़ों में जो है निश्चित करता है। अगली पॉइंट हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। कहते हैं अफसरशाही आधुनिकरण में सहायता होती है। जब कम विकसित देशों में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आते हैं तब प्रशासन के ऊपर भी भार पड़ता है और उनके कार्य में वृद्धि भी होती है। ऐसी स्थिति में अच्छे प्रशासन ही देश को आगे ला सकते हैं। प्रशासनिक संगठन, प्रशासकीय कार्यविधि और प्रशासकीय मानव शक्ति का सरकार में तथा प्राइवेट सेक्टर में ठीक किस्म का होना काफ़ी सीमा तक इस बात को निश्चित करता है कि विकास योजना में अधिक तौर पर ठीक है न हो, यानी सिद्धांत तौर पर ठीक न हो और व्यवहार में भी ठीक ही सिद्ध होगी। जनरल सी बात है, अफसरशाही काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो जो है पढ़े लिखे होते हैं, महत्वपूर्ण पद पे होते हैं और उनका विचारधारा जो है सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन अफसोस आज हम आधुनिक युग में देखें
तो अफसर लोग भी जो है अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, आम गरीब बंदों की तरफ कभी ध्यान नहीं देती। और मुझे ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, आप स्वयं ही समझदार हो। आगे है श्रम। अन्य साधनों की तरह श्रम का भी आधुनिकीकरण में अपना रोल होता है। मशीन तब तक बेकार होती है जब तक उसको चलाने वाला श्रमिक सुयोग्य और कुशल न हो। सुयोग्य श्रमिक ज़्यादा काम करते हैं। जनरल सी बात है, आधुनिकीकरण करके भी आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसको चलाने वाला कुशल श्रमिक न हो। अब कुशल श्रमिक कैसे बनेगा जब शिक्षा का स्तर गलत है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। अगली अगर पॉइंट पे बात करते व्यापार संघ, ट्रेड यूनियन। व्यापार संघ भी आधुनिकीकरण का कारण बन जा सकते हैं। उपरोक्त लेखकों के अनुसार वह शिक्षक तथा समाज सेवा के काम के हाथों में लेती हैं तथा इस प्रकार सामाजिक एकीकरण में सहायता भी होती है। मजदूरों को एक जगह इकट्ठा करने से उनमें एकता भी आती है। तो व्यापार संघ भी काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण है, जो कि जरूरी है। अगला पॉइंट हमारे समक्ष जो है शिक्षक योजनाबंदी। चलिए देखते हैं शिक्षक योजनाबंदी में क्या कुछ है। देखिए, शिक्षक योजनाबंदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एजुकेशनल प्लानिंग, शिक्षक योजनाबंदी भी आधुनिकीकरण का मुख्य साधन रहा है। जो शैक्षिक योजनाबंदी का शिक्षा के क्षेत्र में जो है घूमने वाले नेता भी आधुनिकीकरण में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। वह विज्ञान तथा पेशेवराना शिक्षा के अच्छे प्रबंधक द्वारा आधुनिकता लाते हैं। देखिए, अच्छा नेता होगा तो आधुनिकता लाएगा ही लाएगा और वो देश को भी अच्छा चलाएगा। आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान शिक्षा द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। अगर आधुनिक किस्म का ज्ञान आम लोगों तक नहीं पहुंचते हैं तब जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। जनरल सी बात है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आधुनिकीकरण के अगर किस्म आम लोगों तक नहीं पहुंचता है तो इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होता है। और ये बात हमेशा मैं कहता हूं कि जो आधुनिकीकरण में हो रहा है इसका फ़ायदा आम लोगों को होना ही चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका फ़ायदा तो सिर्फ़ और सिर्फ साहूकार और बड़े बड़े उद्योगपतियों को होता है या बड़े बड़े नेता को होता है। आम लोगों तक तो इसका फ़ायदा पहुंचता ही नहीं। नए नए कामों की सिखलाई देने के लिए कई प्रकार के प्रबंधन किए जाते हैं और ये सिखलाई शिक्षा संस्थाओं द्वारा की जाती है। और यहाँ पर शिक्षा संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों को सही शिक्षा, सही ज्ञान देना शिक्षक संस्थानों का दायित्व रहता है। उपरोक्त के अलावा कई अन्य साधन भी दर्शाए जा सकते हैं। तो सारे साधनों को जो है मिलनसार रूप में कार्यशील होने के साथ ही आधुनिकीकरण भी लाता है। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी ज़रूरी थी एग्ज़ाम व्यू से, और हमने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। हमारा यहाँ चैप्टर जो था आधुनिक राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत एंड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम व्यू से। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जनरल सी बात है, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।